देखते हैं कि इस मिडिल ईस्ट और ये यूरोप के बीच में उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत था, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। ये मुस्लिम शासक थे, ये यूरोप तक कब्जा कर लिए थे और यहाँ स्पेन तक जाने वाले थे यहाँ पर। और ये इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि यूरोप के लोगों ने कहा कि भैया भागो, कोई नया जगह खोजो। इसी सब सिलसिले में वास्को डिगामा, कोलंबस, ये सब खोजने के लिए निकला कि भैया इस सिधाने तक चले आए सब। लेकिन बाद में इनका पतन हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के समय इन लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1914 से 1918 के बीच ये ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की रहता है, तो जिसे हम कहते हैं तुर्की का विभाजन। अब ये जिला कोई और ले गया, ये देश कोई और ले गया, कहीं स्वतंत्र देश बना, कहीं मिस्र बना, कहीं सीरिया बना, कहीं लेबनान हुआ, और यही हाल हो गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और इस तरह से इसके बिखराव से कई देशों का निर्माण हुआ। और यहीं पर था मेसोपोटामिया, और यहाँ निर्माण होता है मेसोपोटामिया का, जिसे आज के समय हम इराक कहते हैं। तो तुर्की का जब विभाजन हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि ये वाला एरिया हम रखेंगे, तो इस इराक को ब्रिटेन अपने पास रख लेता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहीं से मेसोपोटामिया से बनता है वहां पर इराक। लेकिन ब्रिटेन जो होता है 1932 में इराक को आजाद कर देता है। 1932 में इराक आजाद हो जाता है और 1932 से 1958 तक यानी 30 सालों तक इराक पर किसी चुनी हुई लोकतंत्र का सरकार नहीं रहता है, बल्कि वहां राजशाही आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, और वहां शासक बनते हैं फैसल प्रथम 1933 में, गाजी प्रथम 33 से लेकर 39 तक, और उसके बाद अंतिम राजा होते हैं फैसल द्वितीय। ये 1939 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी उम्र रहती है 4 साल, बाबू रहता है अपने चाचा के गोदी में बैठल रहता है। और जब ये 23 साल का होता है तो इसी का सेनापति, छोटी उम्र में 23 साल के एज में बेचारे को, इसी का सेनापति जो रहता है अब्दुल करीम कासिम ने 1958 में इस करीम कासिम ने इसकी हत्या कर देती है, 23 साल की उम्र में हत्या करके, और ये करीम कासिम सत्ता में आ जाता है। और इस प्रकार से राजशाही बदल जाती है सैनिक तानाशाही में, यानी जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब्दुल करीम कासिम एक क्रूर शासक था और ये अच्छे से शासन कर रहा था 10 सालों तक। लेकिन 10 सालों तक जब इसने शासन किया, जनता पर अत्याचार ज्यादा किया, तो इराक में एक नई पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी अरब एकता की बात करती थी और बाथ पार्टी ने पूरी जनता का विद्रोह करा दिया, जिस वजह से इसके सामने ऑप्शन दिया गया, या तो गद्दी से हटो या तो मार दिया जाएगा। तो ये गद्दी से हटता है 10 साल बाद और यहां पे चुनी हुई सरकार आती है, और यहां पे एक बाथ पार्टी की सरकार बनती है 1968 में, 1968 में, और इनके राष्ट्रपति बनते हैं अहमद हसन अल बेग। अहमद हसन अल बेग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ये शासन ठीक से चला रहे होते हैं, लेकिन ये रसिया के फेवर में रहते हैं। तो अब अहमद हसन अल बेग, यूएसएसआर उस समय नाम था, बाद में टूट के रसिया बना था, तो उसके फेवर में रहते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि इराक का कोई एक ऐसा राष्ट्रपति आए जो कि रसिया के फेवर में रहे, इसलिए अमेरिका शुरू से, उसकी खुफिया एजेंसी CIA चाहती थी कि कैसे ही अहमद हसन अल बेग को यहां से हटाया जाए। इसके लिए उसे लाया जाता है सद्दाम हुसैन को। देखिए, सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना के पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के घूमता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये इसकी माँ को ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसा कुकर्मी है, ऐसा करमफोर है कि एकरे चक्कर में हुआ, तो इसकी माँ ने जहर खाने का भी प्रयास किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रह रहे यहूदी परिवार ने बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। और जब सद्दाम हुसैन पैदा होता है तो इसकी माँ इसे छोड़ देती है और इसकी ये अपने मामा के यहाँ इसका परवरिश होता है। तो बचपन से ये क्रूर शासक था। ये भी ज्वाइन कर लेता है बाथ पार्टी और धीरे धीरे CIA की मदद से ये बाथ पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और हसन अल बेग इसे उपराष्ट्रपति बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये उपराष्ट्रपति बनता है तो इसे खुफिया एजेंसी का हेड बनाया जाता है। खुफिया एजेंसी के हेड होने के नाते ये वहां अपने विरोधियों को इतनी बुरी टॉर्चर करके मारता है कि इसके नाम से पूरा खौफ जा जाता है और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में अपनी पकड़ बना लेता है और इतना मजबूत पकड़ बना लेता है कि उस समय इराक में राष्ट्रपति हसन अल बेग से ज्यादा खौफ सद्दाम हुसैन का था। और यही समय जब आता है, 10 साल जब बीतते हैं और 1979 आता है, तो इस समय ईरान में यहाँ पर रुहुल्लाह खमैनी की सरकार आ जाती है। रुहुल्लाह खमैनी जो है अमेरिका के वर्चस्व रजा पहलवी की सरकार को गिरा के जब यहाँ आ जाते हैं तो CIA कहती है कि इन्हें हटाया जाए, वरना ये भी रूस के फेवर में हो जाएगा और ये भी रूस के फेवर हो जाएगा, तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो सद्दाम हुसैन को फेवर किया जाता है। सद्दाम हुसैन अपने सारे अधिकारी और सैन्य जनरलों को मिला देते हैं और एक मीटिंग के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, हसन अल बेग के पास, और हसन अल बेग के बंदूक रख देते हैं सर पे और कहते हैं या तो
इस्तीफा लिखिए या तो गोली मार देंगे। तो मजबूरी में हसन अल बेग को इस्तीफा लिखना पड़ता है, वरना ये गोली मार देता। उसके बाद ये आजीवन अपना स्वास्थ्य का बहाना बना के इनको साइड में रख दिया जाता है और वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनता है सद्दाम हुसैन।